नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हम अपने एक पड़ोसी यानी पाकिस्तान के बारे में तो तमाम तरह की इस तरह की खबरें सुनते आए हैं कि इसके निर्माण से लेकर के अब तक कई ऐसे अवसर आए हैं जब सेना प्रमुखों ने चुनी हुई सरकार के तख्ते पलट दिए और जो उनके जनरल थे सेना के, वो खुद सर्वे सर्वा बन करके बैठ गए। ऐसा लंबा इतिहास है पाकिस्तान का। लेकिन जो हमारा दूसरा पड़ोसी देश है और जो खुरापात भी करता रहता है, चीन, वहाँ के बारे में इस तरह की खबरें आमतौर पर सुनने को नहीं मिलती है। हालांकि वहाँ कोई लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें भी नहीं रही हैं। कम्युनिस्ट पार्टी है, वो अपने तरीके से ही, अपने दमनकारी तरीके से ही सत्ता को कब्जाए हुए है। ये एक अलग बात है कि चीन उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की सरपरस्ती में दुनिया की एक बड़ी आर्थिक, सामरिक और जो दूसरे आयाम है, एक बड़ी ताकत बन करके उभरा है। पर जो अभी की खबरें आ रही हैं, वो तो बड़ी चौंकाने वाली हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि शुरुआत इसकी हुई सोशल मीडिया से। उसके बाद जो प्रिंट मीडिया है, जो वेब पोर्टल्स हैं, उन पर ये खबरें आनी शुरू हुई और वो भी लेकिन किंतु परंतु लगा करके, और कुछ इस अंदाज में कि सूचना दे भी दी जाए जो आ रही है, और हमारे ऊपर किसी तरह की तोहमत भी ना लगे कि हमने कोई अफवाह उड़ाई है या कुछ इस तरह की बातें की हैं। सवाल ये है कि अगर शी जिनपिंग को गद्दी से उतार दिया गया है, उनका तख्ता पलट दिया गया है, और वहाँ के एक बड़े सैन्य अधिकारी लिया ली किया ओमिंग को नया राष्ट्रपति बना दिया गया है, और उससे भी बड़ी खबर ये कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट में रखा गया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि 16 सितंबर को जब वो समरकंद से लौटे थे एससीओ की बैठक के बाद, तो हवाई अड्डे से ही उनको हिरासत में ले लिया गया, और जब वो देश में नहीं थे तो कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको सेना के जो अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति, उस पद से भी हटा दिया था। अभी ना ग्लोबल टाइम्स ने इसकी पुष्टि की है, ना चीन से कोई अधिकृत बयान आया है, ना यस ना नो। और जो सूचनाएं वहां से आ रही हैं, वो थोड़ा इस बात की और संकेत जरूर करते हैं कि वहां कुछ ना कुछ तो हुआ है, घटा है। जो विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर धुआं दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर ऐसा होता है जैसी सूचनाएं आ रही हैं, तो इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत और अमेरिका में काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग लेने वाले कुछ विरले अधिकारियों में से एक, मेजर जनरल AK श्रीवास सर। श्रीवास साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार साहब। श्रीवास सर, चीन से जो खबरें आ रही हैं, इनका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा इस पूरे क्षेत्र में भी और वैश्विक स्तर पर भी? हाँ बिल्कुल, देखो चौधरी साहब, पहले तो ये देखते हैं ये खबर है कैसे। सच्चाई ये है कि कोविड जब 2 साल रहा तो शी जिनपिंग चीन से बाहर नहीं गए, और ये अभी जो उज्बेकिस्तान में एससीओ की मीटिंग थी समरकंद में, वो गए क्योंकि वो फाउंडिंग फादर भी हैं। मगर वहां पर भी अगर आप देखें उनका चाल चलन, तो ऐसा लगता था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कोई एनकरेजिंग नहीं थी। और जब वो लास्ट डे को जब वहां पर डिनर हो रहा था, पूरे हेड ऑफ स्टेट थे, वो 1 घंटा डिनर को छोड़ उससे पहले वापस आए और अपनी डेलीगेशन के साथ वापस आकर चीन में आए और बीजिंग में
और ये सुनने में आया कि वहां पर जैसे वो आए उनको अरेस्ट कर दिया गया और उसके बाद उनको हाउस अरेस्ट में डाला गया। और ये भी सुनने आया कि वो आए इसलिए जल्दी कि उनको पता लग गया था कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने इनका जो पीएलए का कमांडर है उस पद से उनको हटा दिया है और वो इसलिए जल्दी से जल्दी वापस आए। अब ये हुआ कैसे? क्योंकि जो पुराने प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट जो उनके रह चुके हैं, प्रेसिडेंट हू जिंटो, उनकी मदद से उन्होंने ये कार्रवाई कराई, क्योंकि उनको लग रहा था कि जिस प्रकार से चीन के अंदरूनी हालात हैं और पूरे वर्ल्ड के साथ अभी जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत कमजोर हैं और उसका इम्पैक्ट हो रहा है चीन पे। वो कैसे? एक तो आप देखें उसकी इंटरनल सिचुएशन बड़ी खराब थी, इकोनॉमी बहुत डाउन होती जा रही थी, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई था और जो सप्लाई चेन जो एक उनका गढ़ माना जाता था चीन का, वो सारी वहां से शिफ्ट हो रही थी और कहीं ना कहीं वो ऐसा लग रहा था चीन आइसोलेट हो रहा है। और चीन और जो रूस तो वैसे ही यूक्रेन के अंदर फंसा हुआ है और चीन और रूस के साथ साथ ऐसा लग रहा था कि चीन जो है वो बिल्कुल के जो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और जो चीन ने यूक्रेन के साथ वार्तालाप या जो रिएक्शन हुआ वो भी एक कोई खास अच्छा नहीं हुआ। जिस प्रकार से ऐसा लगता है कि चीन ने यूक्रेन के मामले में बहुत एक मिस हैंडल किया। तो इनको मद्देनजर रखते हुए ये सोच विचार किया गया कि अभी बेस्ट है कि इनको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के भी इसको निकाला जाए और इसलिए ये पुराने जो प्रेसिडेंट हैं हू जिंटो उनके कहने पे ये हुआ है। ये क्यों लगता हुआ है? क्योंकि कुछ एक और चीजें साथ में हुई हैं कि 7 दिन हो गए, 16 तारीख को ये आए थे, 7 दिन से ज्यादा, उसके बाद शी जिनपिंग को कहीं देखा नहीं गया। और एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट जो फंक्शन थी जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक एक प्रकार से फ्रंटियर की ऑर्गेनाइजेशन में जो मीटिंग थी जो हर साल ये अटेंड करते रहे, उसमें भी इनको देखा नहीं गया। और ये लगता है कि 6000 से ज्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट कैंसिल, इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल, बहुत ज्यादा ट्रेन जो कैंसिल हुई। 80 किलोमीटर का एक कन्वॉय देखा गया कि आर्मी का कन्वॉय बीजिंग की तरफ आ रहा है। तो ऐसे में ऐसा लगता है, जैसे आपने ठीक बोला, कि अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी है। तो ये ऐसे लग रहा है कि ये सारी की सारी जो कार्रवाई है ये की गई है कि शी जिनपिंग को एक प्रकार से हाउस अरेस्ट में डालना और इनको पीएलए का जो लीडर था, आर्मी लीडर, उसको हटाना और आगे की कार्रवाई ऐसे करना कि ये एकदम इनको साइड ट्रैक किया जाए। एक र्यूमर ये भी है कि जो पहले नॉर्थ वार जोन के कमांडर थे जो कि जनरल ली किएमोइंग, वो अब लीडर बन गए हैं। वो इसलिए क्योंकि इनको जब शी जिनपिंग थे उनके जाने से पहले कुछ दिन पहले इनको हटाया गया था नदर्न वार जोन से और दूसरे आर्मी जनरल को लगाया गया था। तो अब इनको देखा गया है कि मिलिट्री की मीटिंग में ये दोबारा सेंट्रल स्टेज पे बैठे हुए थे। तो ये भी स्पेकुलेशन है, हो सकता है इन्होंने पावर ले ली हो, मगर ये सच्चाई लगती है कि किसी हद तक ये हो सकता है। उसकी वजह एक और भी है कि अभी वांग यी जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यूएस गए हैं और ये मीटिंग को छुपाया गया है, इतना मीडिया में नहीं आया और वो हेनरी किसिंजर से मिले हैं। अगर अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, हेनरी किसिंजर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे 72 में निक्सन के साथ, जब पहली बार मुलाकात हुई थी, जब पहली बार रिलेशनशिप इंप्रूव हुई थी कोल्ड वॉर के बाद चाइना की और अमेरिका की। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जो कुछ एक मेन है जैसे हू जिनतो जो पुराने प्रेसिडेंट हैं कि जिस प्रकार से ये डील कर रहे थे शी जिनपिंग, ये देश को जो एक प्रकार नकारा की तरफ ले जा रहे थे कि वहाँ इकोनॉमी बहुत पुअरली कर रही थी, जो रिलेशन थे दूसरे देशों के साथ वो खराब होते जा रहे थे, देश आइसोलेट होता जा रहा था और देश की जो हालात थे वो बड़े कमजोर हो रहे थे कोविड-19 के बाद।
तो ऐसे में ये सोच विचार किया गया कि देश के लिए अच्छा होगा कि शी जिनपिंग को हटाया जाए। तो लगता है ऐसा भी हो सकता है, और इसके क्या इफेक्ट होंगे जब हम आगे बातचीत करते हैं तब करेंगे चौधरी साहब। क्या ये माना जाए कि शी जिनपिंग के राष्ट्रपति रहते हुए चीन के बाकी वर्ल्ड के साथ जो है रिश्ते बहुत ही खराब हो गए थे? हाँ, अमेरिका के साथ भी, यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी, पड़ोसी देशों के साथ भी, क्योंकि जो विस्तारवादी इनकी नीति थी उसके चलते बहुत सारे पड़ोसियों से इन्होंने पंगे ले लिए और दुश्मनी मोल ले ली। भारत जैसे देश के साथ भी ये उलझ गए, जो बहुत बड़ा आयातक था, चीन की इकोनॉमी में जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा था। अब जाकर के जब ये एससीओ की बैठक होने वाली थी, उससे ठीक 10-12 दिन पहले जो चीन ने अपनी सेनाएं हटाई, वरना करीब-करीब 2.5 साल दोनों तरफ की सेनाएं आमने-सामने खड़ी रही। तो इसकी कीमत भी कहीं न कहीं उनको चुकानी पड़ी होगी, जो उनके कार्यकाल में दुनिया भर से उन्होंने एक तरीके से मोर्चे खोल लिए थे लड़ाई के। हाँ, बिल्कुल। देखो, चीन की अगर आप इकोनॉमी देखें तो वो डिपेंडेंट है पूरे वर्ल्ड पे। यूरोप के साथ उनके लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर हैं। उसके साथ अगर आप देखें भारत के साथ $120 बिलियन का इनके साथ व्यापार है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ताइवान के साथ $130 बिलियन। इसका मतलब कि इनकी इकोनॉमी दूसरे देशों में बहुत डिपेंडेंट है। मगर अभी जब से शी जिनपिंग ने लास्ट 2 साल में जो रिलेशनशिप खराब किए हैं सभी कंट्री से, आपने ठीक बोला, अमेरिका के साथ आज सबसे ज़्यादा कमज़ोर रिलेशनशिप हैं, ताइवान पे लड़ने के हालात आ गए हैं। इसी प्रकार से यूरोप जो है उनके साथ कंट्री सभी के साथ इसके रिलेशनशिप, जो कि आज तक जर्मनी और फ्रांस जैसे देश काफ़ी नज़दीक थे चीन के, वो भी अलग हो गए। तो आज चाइना लगता है बिल्कुल आइसोलेट हो गया है, और ये सब की कार्रवाई हुई शी जिनपिंग की पर्सनल जो एक प्रकार महत्वाकांक्षाओं के लिए, और जिस प्रकार से इकोनॉमिकली अब चीन कमजोर पड़ गया है, ये लगता है कि चीन की जो 2-3 साल की नीति है वो बिल्कुल कमजोर थी। ताइवान को हैंडल नहीं कर पाए, मिस हैंडल हुआ। दूसरा जो आपका साउथ चाइना सी है, उसके अंदर जिस प्रकार से इनके रिलेशनशिप बिगड़े हैं एशियन कंट्री से, चाहे वियतनाम है, फिलीपींस है, लाओस है, मलेशिया है, जहां पर ये 70 से 80% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अपना नाम बनाना चाहते हैं। इससे क्या हुआ है, एक प्रकार से जो विश्वास था जब चाइना का स्पेशली एशियन कंट्रीज, वो भी हट गया है। यूरोप से इनके रिलेशन खराब, अमेरिका से इनके खराब, एशियन कंट्री से है। और आपने भारत का बताया कि भारत एक ऐसा देश था जिसने, भारत ने भी नहीं सोचा था कि कहीं चीन ऐसा कर सकता है जैसा उसने लद्दाख या डोकलम में किया, क्योंकि भारत यह समझता था कि जब हम इतनी बड़ी मार्केट हैं चीन के लिए, और चीन की इकोनॉमी डिपेंडेंट है इस मार्केट से, वो ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा। मगर उसने एक जो कहते हैं पीठ पे छुरा घोंपने वाली बात की, जब वो लद्दाख के अंदर 3 डिवीजन लेके आया। और आपने ठीक बोला कि एक बड़ी मुश्किल से जो डिसएंगेजमेंट हुई है वो समरकंद जाने से पहले, नहीं तो हमारे हो सकते प्राइम मिनिस्टर वहां जाते भी नहीं। PP-15 वो भी अभी भी जो देपसांग का जो इलाका है, और किसी हद तक डेमचोक का, वो अभी तक भी रिजॉल्व नहीं हुआ। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि जो शी जिनपिंग ने 3-4 साल में लास्ट में किया है, वो बहुत ज्यादा नुकसान दिया है चाइना को, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी भी अच्छा नहीं कर रही। चाइना के जो रिलेशनशिप है वर्ल्ड के साथ सबसे खराब हो गए हैं। चाइना, अमेरिका, यूरोप, साउथ चाइना सी में आप प्रॉब्लम है, सभी एशियन कंट्री से, जापान के साथ ईस्ट चाइना सी में, उसके बाद साउथ कोरिया के साथ इनके रिलेशन खराब हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड बन गया है। वो कह रहे हैं कि क्वाड बनता ही नहीं अगर शी जिनपिंग ऐसा हार्ड स्टांस नहीं लेते। तो ऐसे में लगता ऐसा है कि चीन को आगे ले जाने की बजाय चीन को पीछे लेके चले गए शी जिनपिंग, चीन को एक प्रकार आइसोलेट करा दिया है। तो मुझे लगता है ये, क्योंकि अभी इतनी महत्वाकांक्षाएं बन गई थी कि जो ये अभी कांग्रेस की मीटिंग होनी थी 18-19 अक्टूबर को, तो ये थर्ड टर्म की सोच रहे थे। तो शायद जो पुराने प्रेसिडेंट थे हू जिनतो, उन्होंने भी सोचा, और बाकी भी जो
थिंक टैंक है कि अब टाइम आ गया कि इनको इनसे पेंडा छुटाया जाए और इनकी बजाय दूसरा कोई ऐसा फॉरवर्ड लुकिंग लीडर जो कि इन रिलेशन को इम्प्रूव करे। क्योंकि ये एक और इम्पोर्टेंट लगता है वांग वी का अमेरिका में जाना, और वो भी एक प्रकार से सीक्रेट मीटिंग में, वो पब्लिक में नहीं आया, हेनरी किसिंजर से मिलना, वो भी इसको दर्शाता है। और मुझे लगता है कि अगर इन चीजों को हम देखें तो ये जो अभी तक जो अफवाहें हैं, क्योंकि इसमें अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है, उसमें काफी सच्चाई लगती है चौधरी साहब। और जनरल साहब, अगर ये सच है कि शी जिनपिंग की विदाई हो रही है या हो गई है और उनकी जगह ली कियाओमिंग आ गए हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो नए राष्ट्रपति आए हैं वो भी इनकी लाइन पर नहीं चलेंगे? दूसरी बात ये कि शी जिनपिंग के जाने के बाद किस तरह के बदलाव क्षेत्र में आएंगे या विश्व में आएंगे? देखो, ऐसा लगता है अगर वही नीति लेके चलेंगे तो फिर तो शायद इनको बदलने का कोई जरूरत थी नहीं। क्यों पुराने प्रेसिडेंट इस चीज में अभी हाथ डालते? तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन तो है चीन के अंदर, और चीन की जो इकोनॉमी अच्छा नहीं करे। तो ये तो जरूरी है कि जो भी लीडर आएगा वो, मुझे लगता है एक प्रकार से, जिस प्रकार से शी जिनपिंग जो थे, एक ऐसे लीडर थे जो कि एनार्किस्ट थे, वो सुनते नहीं किसी की, वो खुद जो करना चाहते थे करते थे, और जिसके कारण उन्हें अपने पूरे कंट्री को आइसोलेट करा दिया। तो मुझे लगता नहीं कि जो भी नया कमांडर आएगा, लीडर उभर के आएगा अभी चाइना में, वो उसमें बदलाव आएगा। वो चाहेगा कि वो अमेरिका से भी रिलेशन इंप्रूव करे, वो यूरोप से भी, और कहीं ना कहीं भारत के साथ भी, ताइवान से भी किसी और ढंग से, जैसे अभी पीसफुल यूनिफिकेशन की बात हो रही है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, चीन जैसा बड़ा देश लगता है, इतना है नहीं, क्योंकि इसकी इकोनॉमी इन सभी इकोनॉमिक पे डिपेंडेंट है। वो अलग है रूस के मुकाबले में। रूस का क्या है कि दो चीजों में उसकी बहुत महारता थी, गैस एनर्जी, फ्यूल गैस एनर्जी, और दूसरा था अमामेंट। ये नहीं है चीन के पास। चीन के पास सिर्फ सर्विस इकोनॉमी। चीन की इकोनॉमी डिपेंडेंट है दूसरी सप्लाई चेन पे, और वो बिल्कुल नुकसान कर रहे थे जो शी जिनपिंग। तो मुझे लगता है बदलाव आएगा, और ये बदलाव इसलिए आएगा, वो चीन के लिए भी बेहतर है। नहीं तो चीन की इकोनॉमी बहुत डाउन हो जानी थी, और ये वर्ल्ड के लिए भी बहुत है, वर्ल्ड की पीस के लिए भी है। क्योंकि जो हालात हैं अभी वर्ल्ड में, वो बहुत ज्यादा खराब है, स्पेशली रशिया यूक्रेन की लड़ाई में। और कहीं ना कहीं जो तनाव चला हुआ था चीन और ताइवान को लेके, जो कि लड़ाई तक जा सकता था, कुछ ऐसा लग रहा था, उसमें बदलाव आना चाहिए। और मुझे लगता है इसीलिए जो भी लीडर आएगा चीन का अभी, उसने ये सोच विचार करके आएगा कि अब टाइम आ गया कि अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करे पूरे वर्ल्ड की दूसरी कंट्री से, तभी इकोनॉमिकली वो बेटर कर सकता चीन। और चीन जो सपने देख रहा है कि वो एक सुपर पावर बनेगा, जिस प्रकार से शी जिनपिंग ले जा रहे थे, वो तो एक प्रकार दिवालिया हो जाना था देश का। क्योंकि वो आइसोलेट हो गई, सप्लाई चेन सब हट गई थी, और इकोनॉमिक बहुत पुअरली कर रही थी। तो मुझे लगता है पक्का बदलाव आएगा, और ये बदलाव वर्ल्ड के लिए बहुत बेटर होगा, और चीन के लिए तो होना ही हुए हैं, और मुझे लगता है शांति के लिए भी बेटर होगा। क्योंकि आज के जो हालात हैं वो बहुत नाजुक स्थिति में वर्ल्ड चला हुआ है। कभी ये नहीं कह सकते आपकी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती, चाहे रूस यूक्रेन लड़ाई है, चाहे चाइना ताइवान का रिलेशन है। चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जनरल साहब, जुड़ने के लिए। आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार रखे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मेहरबानी चौधरी साहब, जय हिंद। जय हिंद सर।